Hi guys, today we are going to start a very important chapter of our organic chemistry, that is रिएक्शन मैकेनिज्म। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर को, जो है अपना रिएक्शन मैकेनिज्म। तो ये चैप्टर अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक्चुअल में एक बैकबोन है। बैकबोन मैंने बोल ही दिया है, तो आपको समझ आ गया होगा कि चैप्टर किस हद तक का इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो चैप्टर को स्टार्ट करने के पहले एक बार मैं आपको ये समझा दूँ कि ये इस चैप्टर की इम्पोर्टेंस, आखिर में अहमियत क्या है, क्यों इस चैप्टर को हम पढ़ते हैं, जेई और नीट के सिलेबस में ये क्यों इंक्लूड किया गया है। देखो, इस चैप्टर में हम लोगों को क्या पढ़ना है। देखो, अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारे रिएक्शंस को हम लोगों को पढ़ना होता है। बहुत सारे रिएक्शंस सिंपल भी हैं, कुछ कॉम्प्लिकेटेड भी हैं, जिन्हें याद कर पाना बहुत मुश्किल है। अगर हम सोचें एक एक रिएक्शंस को हम रट लें, याद कर लें, तो ये संभव नहीं है। तो हमने इसके लिए क्या किया है, अलग अलग कैटेगरी बना दी है। मतलब अलग अलग कैटेगरीज बना दी है, और जितनी भी रिएक्शंस हैं कोशिश की है कि उनको हम अलग अलग कैटेगरी में डाल दें। जैसे कुछ एडिशन रिएक्शंस हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ठीक है। तो इस तरह की जितनी भी रिएक्शंस हैं उसके अंडर हमने सारे रिएक्शंस को रख दिया है। अब क्या है, अगर सपोज़ करो एडिशन रिएक्शन है, उसकी मैकेनिज़्म अगर हम सीख लें कि किस तरीके से एडिशन रिएक्शन होती है, तो हम उसकी उस कैटेगरी में आने वाली सभी रिएक्शंस की मैकेनिज्म को लिख सकते हैं। या फिर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करें, अगर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की मैकेनिज्म अगर हमें पता है, तो उस कैटेगरी में जितने भी एग्जांपल्स हैं, कि जितनी भी रिएक्शंस हैं, सब की मैकेनिज्म हम ईजिली लिख सकते हैं। तो इस तरीके से अपना चैप्टर क्या है, काफ़ी ईजी हो जाता है। हमें बहुत सारी चीज़ें याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसलिए इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म। और एक बात मैं और बोलूँगा आपको कि हो सकता है कि आप अपने अलग अलग टीचरों से केमिस्ट्री पढ़ते हों, लेकिन ये चैप्टर रिएक्शन मैकेनिज्म ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये जो चैप्टर है, आप इसे मेरे इस यूट्यूब चैनल से एक बार ज़रूर पढ़ें। आपको आपके छोटे छोटे डाउट्स हैं वो भी क्लियर होंगे। एकदम एक एक चीज़ को मैं क्लियर करूँगा जेईई और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए शुरू करते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म। सबसे पहले लिख लेते हैं डेफिनेशन इसकी कि रिएक्शन मैकेनिज्म की डेफिनेशन क्या है। देखो, ये रिएक्शन मैकेनिज्म में होता क्या है, जब भी कोई रिएक्शंस होती है तो उसमें कुछ पुराने बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं, पुराने बॉन्ड्स टूटते हैं और नए बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होता है। तो डेफिनेशन क्या होगी इसकी, प्रोसेस इन विच ओल्ड बॉन्ड्स are broken and new bond are formed। पुराने बॉन्ड्स ब्रेक होंगे और नए बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होता है। अब ये पूरा प्रोसेस हो सकता है कि सिंगल स्टेप में हो, इन सिंगल स्टेप और मल्टीपल स्टेप। ये पूरा प्रोसेस सिंगल स्टेप में भी हो सकता है और मल्टीपल स्टेप में भी हो सकता है। इस चीज़ को हम लोग आगे देखेंगे क्या है इसका मतलब। रिएक्शन मैकेनिज्म का मतलब क्या है, ये प्रोसेस है जिसमें पुराने बॉन्ड्स टूटते हैं और नए बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म। एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करो अपने पास एक कंपाउंड है AB, इसकी रिएक्शन होती है C के साथ, और बॉन्ड अपना A और C का बन जाता है और B बाहर हो गया। ठीक है, इस रिएक्शन में पहले सिग्मा बॉन्ड A और B के बीच था, C ने क्या किया, B को सब्स्टिट्यूट कर दिया, रिप्लेस कर दिया, हटा दिया इसको, और खुद A के साथ बॉन्ड बना लिया। देखो, इस एग्जांपल में दो चीज़ें हमें समझने की ज़रूरत है। सबसे पहली बात, आखिर में A और B के बीच जो बॉन्ड है उसे ब्रेक होने की ज़रूरत क्यों पड़ी, आखिर में बॉन्ड ये ब्रेक क्यों हुआ। दूसरी बात, C में ऐसी भी क्या खास बात है जो A B को छोड़कर C के साथ बॉन्ड बना लिया, है ना। तो समझते हैं इस चीज़ को। इसको मैं एक छोटे से एग्जांपल समझाता हूँ कि आखिर में A और B के बीच का बॉन्ड ब्रेक क्यों हुआ। मान लो किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर मान लो कि टीम वर्क हो रहा है। एक टीम में मान लो 5 लोग हैं। ठीक है, एक टीम में अगर 5 लोग हैं, मान लो कि इन चारों में एक अच्छी बॉन्डिंग है, और ये जो है इनके साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग नहीं है।
तो क्या होगा, जो टीम वर्क है, टीम मिलकर जो काम करती है उसमें प्रॉब्लम आएगी, मतलब टीम के परफॉर्मेंस में जो है दिक्कतें आएंगी। तो ऐसे केस में क्या होता है, वो ऑर्गेनाइजेशन कोशिश करती है कि इस इंसान की जगह हम ऐसे इंसान को लाएं जिसकी बॉन्डिंग इनके साथ में अच्छी बनती हो। ठीक है, तो सिमिलरली सेम यहीं पे क्या हो रहा है, बी की जगह सी क्यों आता है, अगर ए की बॉन्डिंग सी के साथ अच्छी हो, या फिर सी बी से ज़्यादा पावरफुल हो। सी अगर बी से ज़्यादा पावरफुल होगा तो सी क्या करेगा, इसको बी को हटाकर खुद ए के साथ अटैच्ड हो गया। तो ये है एक छोटा सा एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि रिएक्शन मैकेनिज्म एक्चुअली होता क्या है, किस तरीके से बॉन्ड ब्रेक होता है और नया बॉन्ड फॉर्म होता है। देखो पुराना बॉन्ड ये ब्रेक हो गया और नया बॉन्ड फॉर्म हो गया ये। ठीक है, अब देखो ये बॉन्ड जो ब्रेक होते हैं ना, ये कितने तरीके से होते हैं इस चीज़ को हम समझते हैं। तो अपने जो पुराने बॉन्ड है वो दो तरीके से ब्रेक होते हैं। बॉन्ड ब्रेक होने के अपने पास में टोटल दो मेथड्स हैं। कौन से मेथड्स हैं? हेडिंग डालेंगे टाइप्स ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग। टाइप्स ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग। तो दो तरीके से अपना बॉन्ड ब्रेक हो सकता है, एक है अपना होमोलाइसिस एंड सेकेंड वन इज हेट्रोलाइसिस। हेट्रोलाइसिस, होमोलाइसिस मेथड से ब्रेक हो सकता है बॉन्ड, और दूसरा है हेट्रोलाइसिस मेथड से बॉन्ड ब्रेक हो सकता है। अब ये होमोलाइसिस और हेट्रोलाइसिस क्या है? मान लो अपने पास ये रिएक्शन हमें परफॉर्म करनी है, इसमें x और y के बीच जो ये कोवलेंट बॉन्ड बना हुआ है, ये बॉन्ड इन दोनों के एक एक इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से बना है। एक इलेक्ट्रॉन से इसने शेयर किए, एक इसने शेयर किए, तो दोनों के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड बना है। अब ये बॉन्ड को ब्रेक होना है। देखो बॉन्ड ब्रेक होने के दो मेथड्स हो सकते हैं। मान लो मैंने एक एक इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे शो कर दिया है, ये इलेक्ट्रॉन x का है, ये इलेक्ट्रॉन y का है, और इस बॉन्ड के बीच में मैंने इसे शो कर दिया है। अब बॉन्ड जो ये बना है दोनों के कंप्रोमाइज़ करने से बना है, कि दोनों ने अपने एक एक इलेक्ट्रॉन्स अपनी सहमति से शेयर किए हैं। तो अब क्या हो सकता है, ये पहला केस हो सकता है कि दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉन वापस ले ले। तो एक इलेक्ट्रॉन अगर ये वापस ले लेगा, एक्स के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन और वाई के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन, ये तरीका हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है, पहला ये हो गया। दूसरा क्या हो सकता है, अगर y की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी x से ज़्यादा है, y की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी x से ज़्यादा है, तो y क्या चाहेगा कि अपने इलेक्ट्रॉन्स को तो ये ले ले, साथ में इसके इलेक्ट्रॉन्स को भी ये अपनी तरफ पुल करने की कोशिश करेगा। मतलब ये चाहेगा जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं इस बॉन्ड में पार्टिसिपेट किए हैं सभी इलेक्ट्रॉन्स मेरे पास आ जाए। तो ऐसे केस में क्या होगा, y के पास दोनों इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, इसके वाले भी आ जाएंगे और x वाला भी आ जाएगा। तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आने के कारण इस पर आएगा नेगेटिव चार्ज, और x का इलेक्ट्रॉन्स y के पास जा चुका है तो इसके ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। देखो पहले केस में जितने इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड में पार्टिसिपेट किए थे वो बिल्कुल अलग हो गए हैं, तो इसे हम बोलते हैं होमोलाइसिस। और सेकेंड केस में क्या हुआ है, इलेक्ट्रॉन्स जो है एक एटम ने क्या किया, दोनों इलेक्ट्रॉन्स ले लिए हैं और एक के पास इलेक्ट्रॉन्स कुछ भी नहीं है, तो इस केस को हम लोग क्या बोलते हैं, हेट्रोलाइसिस। होमोलाइसिस एंड हेट्रोलाइसिस। ठीक है, तो इस तरीके से बॉन्ड ब्रेक हो सकते हैं। बॉन्ड ब्रेक होने के अपने पास में दो मेथड है, होमोलाइसिस और हेट्रोलाइसिस। मतलब सेम और डिफरेंट। सेम और डिफरेंट का मतलब क्या है, मतलब जितने इलेक्ट्रॉन्स इसने दिए थे वापस उतने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। और डिफरेंट यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, जितने इलेक्ट्रॉन्स शेयर किए थे इन्होंने, एक के पास तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आ गए और एक के पास में इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल भी नहीं है। तो ये अपना दो मेथड है। इसे हम इक्वल बॉन्डिंग भी बोल सकते हैं, इक्वल बॉन्ड ब्रेकिंग। इसे हम अनइक्वल बॉन्ड ब्रेकिंग बोल सकते हैं।
इक्वल बॉन्ड ब्रेकिंग एंड अनइक्वल बॉन्ड ब्रेकिंग। ठीक है, ये अपना दो मेथड है बॉन्ड ब्रेक होने का। देखो पहले केस में क्या बना, ये है फ्री रेडिकल्स, फ्री रेडिकल्स। इसके बारे में आगे हम लोग डिटेल में समझेंगे फ्री रेडिकल्स। दूसरे केस में देखो ये है कार्बोकैटाइन, कार्बोकैटाइन, और ये क्या है कार्बेनाइन, कार्बेनाइन। मतलब इलेक्ट्रॉन्स की बॉन्ड ब्रेक होने से अगर इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग एक बराबर होती है तो वहाँ पे फ्री रेडिकल्स बनते हैं, और अगर अनइक्वल शेयरिंग, अनइक्वल्स इलेक्ट्रॉन्स अगर होते हैं तो वहाँ कार्बोकैटाइन और कार्बोनाइन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, नोट करें, इस फिर अगर हम कंटिन्यू करते हैं। होमोलिसिस एंड हेटेरोलाइसिस। देखो यहाँ पे जो वर्ड है फ्री रेडिकल्स और कार्बोकैटाइन कार्बोनाइन, इसे आगे हम लोग डिटेल में समझेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, टाइप्स ऑफ रिएक्शन। टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, देखो ये मैंने लिखा है टाइप्स ऑफ रिएक्शन, ये किस बेसिस पे है, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेप्स। मतलब किसी भी रिएक्शन की जब हम मैकेनिज्म लिखेंगे तो उस मैकेनिज्म में कितने स्टेप्स आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया है, जितनी भी रिएक्शंस है उनको क्लासीफाई करने की कोशिश की है। तो देखो अपने पास में ऑन द बेसिस ऑफ स्टेप्स देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिएक्शन। पहला क्या होगा, सिंगल स्टेप रिएक्शन, सिंगल स्टेप रिएक्शन, एंड सेकेंड वन इज मल्टीपल स्टेप रिएक्शन, मल्टीपल स्टेप रिएक्शन। सिंगल स्टेप रिएक्शन और एक है मल्टीपल स्टेप रिएक्शन। देखो सिंगल स्टेप रिएक्शन को हम लोग एलिमेंट्री रिएक्शन भी बोलते हैं, एलिमेंट्री रिएक्शन, और इसे हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन भी बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। अपने पास में दो तरह के रिएक्शंस हैं, देखो नाम से समझ आ रहा होगा। सिंगल स्टेप रिएक्शंस क्या होते हैं, वैसी रिएक्शंस जो एक ही स्टेप में कंप्लीट होती हो, मतलब वैसी रिएक्शंस जो सिंगल स्टेप में एक ही स्टेप में मतलब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा हो, उसे हम लोग बोलते हैं सिंगल स्टेप रिएक्शन। वही मल्टीपल स्टेप रिएक्शंस क्या होंगे, ऐसी रिएक्शंस जो एक से ज़्यादा स्टेप में कंप्लीट होते हों, एक से ज़्यादा स्टेप में अगर रिएक्शन कंप्लीट हो रही हो तो उसे हम बोलते हैं मल्टीपल स्टेप रिएक्शन। देखो अब क्या होता है कि जब मल्टीपल स्टेप रिएक्शन होती है, मतलब एक से ज़्यादा स्टेप्स बन रहे हैं ना, तो इस बीच में कुछ नए कंपाउंड्स बनते हैं और डिस्ट्रॉय भी होते हैं। तो वैसे कंपाउंड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। समझते हैं इस चीज़ को हम लोग समझते हैं। हेडिंग डालेंगे पहले सिंगल स्टेप रिएक्शन, सिंगल स्टेप रिएक्शन। Such reactions which gets completed in single step, in सिंगल को हम लोग एलिमेंट्री भी बोलते हैं, एलिमेंट्री सिंगल स्टेप। वैसी रिएक्शन जो सिंगल एक स्टेप में कंप्लीट होती हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, सिंगल स्टेप रिएक्शन, सिंगल स्टेप रिएक्शन। ठीक है, इसका एग्जांपल देखते हैं। एक मान लो अपने पास में एक एग्जांपल लेता हूँ जो मतलब समझाने के पर्पज़ से है और कुछ नहीं है। मान लो कि एक कंपाउंड है X2, इसकी रिएक्शन होती है Y2 के साथ और कंपाउंड बना 2XY। ठीक है, इस रिएक्शन की हम मैकेनिज्म लिखने की कोशिश करेंगे अभी। तो देखो क्या होगा, X और X के बीच में बॉन्ड बना हुआ है ना, वहीं दूसरी साइड Y
और y के बीच बॉन्ड है, X2 Y2, ठीक है। देखो ये है रिएक्टेंट और ये है प्रोडक्ट। रिएक्टेंट प्रोडक्ट में तभी कन्वर्ट होते हैं जब रिएक्टेंट्स के बीच में कोलिजन हो। कोलिजन होने से क्या होता है, पुराने बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं और नए बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होता है, और कोलिजन होने के लिए इन दोनों को पास आना होगा, ठीक है। जैसे ही ये पास आएंगे तो क्या होगा, इनके बीच का जो ये बॉन्ड बना हुआ था ये धीरे धीरे वीक होने लगेगा और एक नए बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा एक्स और वाई के बीच, एक्स और वाई के बीच। और क्या होगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा फिर एक्स वाई में प्लस एक्स वाई, यानी कि 2xy में कन्वर्ट हो गया। धीरे धीरे क्या होगा, ये जो x और x के बीच का जो बॉन्ड है ये धीरे धीरे ब्रेक होगा और नए बॉन्ड x और y के बीच का नया बॉन्ड फॉर्म होगा, ठीक है। और अपना क्या बन गया प्रोडक्ट एक्स वाई, ठीक है। अब देखो यहाँ पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में देखो ये एक नया स्टेप बन गया, मतलब एक नया स्टेट है। इस स्टेट में क्या हो रहा है, दोनों का मिक्सअप है, ना ही ये पूरी तरह से रिएक्टेंट है और ना ही ये पूरी तरह से प्रोडक्ट है। इसे हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट। अब ये ट्रांजिशन स्टेट क्या है, ये ट्रांजिशन स्टेट ऐसी स्टेट है, मतलब ऐसी अवस्था है जिसमें ना ही ये पूरी तरह से रिएक्टेंट होते हैं और ना ही ये पूरी तरीके से प्रोडक्ट होते हैं, है ना। मतलब रिएक्टेंट प्रोडक्ट होने की प्रोसेस में है, ये इन दोनों के बीच का स्टेट है जिसे हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। अब देखो ये ट्रांजिशन स्टेट जो होता है ये हाईली अनस्टेबल होता है, मतलब ये इसकी स्टेबिलिटी बहुत ही कम होती है। स्टेबिलिटी कम क्यों होती है, उसके रीज़न है, देखो यहाँ पे जब दोनों के मॉलिक्यूल्स पास आएंगे, पास आने से क्या होता है, इनकी पोटेंशियल एनर्जी बहुत बढ़ जाती है। किसी भी कंपाउंड या फिर ऑब्जेक्ट बोलो, किसी भी स्पीशीज की अगर पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा बढ़ती है तो स्टेबिलिटी उसकी क्या हो जाती है, कम। पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाने के कारण इसकी स्टेबिलिटी धीरे धीरे कम हो जाती है। स्टेबिलिटी कम होने से क्या होगा, ये बहुत ही फास्ट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। देखो हमें पता है ये केमिस्ट्री में कोई भी रिएक्शन ले लो या फिर कोई भी कंपाउंड रिएक्टेंट प्रोडक्ट में तभी कन्वर्ट होता है जब प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी रिएक्टेंट से ज़्यादा होती हो। तो ऐसे केस में देखो इसकी स्टेबिलिटी बहुत कम हो गई है, तो ये क्या होगा, प्रोडक्ट में बहुत ही तेज़ी से कन्वर्ट होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी बहुत कम है। इसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। इसे नोट करें, फिर आगे हम लोग चलते हैं मल्टीपल स्टेप रिएक्शन में। मल्टीपल स्टेप रिएक्शन मिटा दो इसे। नेक्स्ट है मल्टीपल स्टेप रिएक्शन। जहाँ समझ नहीं आता आपको, वापस से आप वीडियो पॉज करके या फिर रिमाइंड करके वापस देख सकते हो। किसी पॉइंट में प्रॉब्लम होने से आप कमेंट सेक्शन में लिख भी सकते हो कि मुझे टाइमिंग लिख दो कि इस टाइमिंग के बीच ये पार्ट मुझे समझ नहीं आया है, ठीक है। मैं आपको समझा दूंगा अलग से। और हर वीडियो लेक्चर के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर भी दिया है, आप मुझे पर्सनल व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हो। कोई क्वेश्चन में फंसे या फिर पर्टिकुलर कोई टॉपिक में चाहते हो कि सर आप मुझे इस पर्टिकुलर टॉपिक को समझाओ, तो मैं उस पर आपको लेक्चर बनाकर अपलोड कर दूँगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग मल्टीपल स्टेप रिएक्शन, जिसे हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। मल्टीपल स्टेप रिएक्शन, इसे हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। इसकी डेफिनेशन क्या होगी, सच रिएक्शंस which gets completed in more than one step और मल्टीपल स्टेप। वैसी रिएक्शंस जो एक से ज़्यादा स्टेप्स में कंप्लीट होती हों उन्हें हम लोग बोलते हैं मल्टीपल स्टेप रिएक्शन या फिर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। इसे एक एग्जांपल समझाता हूँ मैं, समझो। मान लो अपने पास में X2 +
Y2, ये रिएक्टेंट है, इसे कन्वर्ट होना है प्रोडक्ट में 2XY में, ये क्या है, प्रोडक्ट है। ठीक है, अब मैं इसे स्टेप बाय स्टेप लिखता हूँ। स्टेप नंबर 1, पहले स्टेप में मान लो x2 जो है वो कन्वर्ट हो रहा है 2x में। x और x के बीच का जो ये कोवेलेंट बॉन्ड है, पहले स्टेप में ये ब्रेक होके कन्वर्ट हो रहा है 2x में। अब ये 2x जो है ये ऑब्वियस ही बात है रेडिकल सेम है, रेडिकल बनेगा यहाँ पे। ठीक है, स्टेप नंबर 2 में मान लो अब यहाँ पे एक x, यहाँ जो 2x बना है, एक x अगर रिएक्ट कर रहा है y2 के साथ, ये y2 के साथ x रिएक्ट कर रहा है, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, एक x y प्लस एक y अलग हो गया। देखो x y के बीच का बॉन्ड बन गया और y अलग हो गया। ये स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 3 की बात करें, स्टेप नंबर 3, देखो स्टेप नंबर 3 में क्या होगा, एक x यहाँ से यहाँ गया था, यानी कि एक x यहाँ बचा हुआ है, x प्लस एक y देखो यहाँ भी बचा हुआ है, यहाँ है ना, ये y क्या बन गया, x y। मतलब रिएक्टेंट देखो यहाँ पे क्या है, एक तो ये रिएक्टेंट है, एक ये रिएक्टेंट है। प्रोडक्ट क्या है अपना, प्रोडक्ट ये है। देखो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में कुछ नए स्पेसेस बने हैं। कौन से हैं, एक तो ये 2x मैं बॉक्स से घेर देता हूँ, x y है ना, मतलब ये एक ही हो गया ऐसे तो 2x है x y। तो यहाँ पे देखो x और y जो नए स्पेसिस बने हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं, रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। x और y क्या है यहाँ पे, x और y जो है ये रिएक्शन इंटरमीडिएट्स हैं, इंटरमीडिएट्स। देखो रिएक्शन इंटरमीडिएट्स मतलब इंटरमीडिएट्स मतलब क्या होता है, मतलब बीच में बिचौले होते हैं ना, मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में बन रहे हैं और इनके बीच में ख़त्म हो जा रहे हैं। चेक कर लो एक बार, देखो अपना रिएक्टेंट ये है, अपना प्रोडक्ट क्या है, देखो ये है प्रोडक्ट। 2x यानी कि x इनके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में बना और बीच में गायब हो गया। क्या हमें प्रोडक्ट साइड में दिख रहा है कहीं, यहाँ पे कुछ दिख रहा है क्या, y या x कुछ भी नहीं दिख रहा है ना, ना ही ये रिएक्टेंट साइड में है। तो ये रिएक्शन के बीच में बनकर रिएक्शन के बीच में ख़त्म जाते हैं, इसलिए इसे बोलते हैं हम रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन लिख लेते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट्स की, मैं इसे मिटा देता हूँ। रिएक्शन इंटरमीडिएट्स, रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। such species which are formed during reactions and destroyed in between. Such species which are formed and destroyed, एक साथ ही कर लो, सेंटेंस छोटा हो जाएगा, formed and destroyed in between reaction, किसी भी रिएक्शन के बीच में ये बनते हैं और ख़त्म हो जाते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। ठीक है, देखो अब एक और बात है, रिएक्शन इंटरमीडिएट्स, ठीक है, रिएक्शन इंटरमीडिएट्स जो होते हैं ये कितने तरह के होते हैं, इनके भी टाइप्स हैं। ठीक है,
देखो ये टोटल 6 तरह के होते हैं, टोटल 6 तरह के रिएक्शन इंटरमीडिएट्स होते हैं। कौन से हैं? देयर आर 6 टाइप्स ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। 6 तरह के इंटरमीडिएट्स होते हैं, रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। कौन से हैं? फर्स्ट कार्बोकेटाइन, लिखेंगे कार्बोकेटाइन। कार्बोनाइन, फ्री रेडिकल्स, फोर्थ कार्बिन, फिफ्थ नाइट्रीन, एंड सिक्स्थ वन इज बेंजाइन। ये 6 टाइप्स ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट्स हैं। मतलब रिएक्शन के बीच में अगर कुछ नए स्पेसिस बनते हैं अगर, तो वो इनमें से कोई एक होंगे, या तो कार्बोकेटाइन होंगे, कार्बोनाइन हो सकते हैं, फ्री रेडिकल्स होते हैं, कार्बिन हो सकते हैं, नाइट्रीन और बेंजाइन हो सकते हैं। इनके बारे में आगे हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तो इसकी टेंशन नहीं लेनी है कि सर हमें कार्बोकेटाइन कार्बोनाइन के बारे में तो पता है, बाकी के बारे में नहीं पता है। तो हम इनको आगे कंटिन्यू करेंगे, इसे आप नोट डाउन करें, फिर आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। इसके आगे हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शंस के टाइप्स, किस बेसिस पे रिएक्शंस के जो टाइप होंगे अब हम देखने वाले हैं। जैसे बहुत तरह के रिएक्शंस होते हैं ना, जिसमें एडिशन होता है, ठीक है, किसी में सब्स्टिट्यूशन होता है। तो मतलब जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट के बीच में क्या प्रोसेस हो रहा है, रिएक्टेंट के बीच में क्या हरकतें हो रही हैं, उनको ध्यान में रखते हुए हम लोग रिएक्शंस को क्लासीफाई करेंगे। नोट करें, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं।